Cactus 1539. It burns through. Lost thrust on both engines. Returning back towards LaGuardia. Marine ahead. Pull up. Marine ahead. Below. Here. Marine. 15 जनवरी 2009 की दोपहर को न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर एक 150 यात्री और 5 क्रू सदस्य यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 में सवार होते हैं। यात्रियों में एक नवजात शिशु भी था जिसे उसकी मां गोद में लिए हुए थी। इस फ्लाइट का संचालन कैप्टन चेस्ली सली सलनबर्गर कर रहे थे, जो एक अनुभवी पूर्व मिलिट्री पायलट थे। उनके साथ को पायलट के रूप में जेफरी स्काइल्स मौजूद थे, जो काफी अनुभवी थे, लेकिन एयरबस A320 उड़ाने में नए थे। यह एयरबस A320 विमान 2 CFM56 इंजनों से लैस था। यह फ्लाइट क्रू के 4 दिन के लंबे ड्यूटी शेड्यूल का आखिरी सफर था। इस उड़ान के बाद वे घर वापस जाने वाले थे। उस दिन यह विमान पहले भी एक उड़ान भर चुका था और यह दिन की दूसरी उड़ान थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार टेक ऑफ से पहले की प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य थी। पायलटों के बीच बातचीत और हल्के मजाक इस बात का संकेत थे कि वे आने वाली आपदा से पूरी तरह अनजान थे। कुछ छोटी मोटी त्रुटियां थीं, जैसे लोड शीट में गड़बड़ी जिसे जल्द ही ठीक कर लिया गया। साथ ही फर्स्ट ऑफिसर की ट्रांसमिशन बटन में कुछ समस्या आ रही थी, जिसे उन्होंने तकनीकी लॉग में दर्ज करने की बात की। विमान टेक ऑफ के लिए रनवे 4 पर न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट पर टैक्सी कर रहा था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फर्स्ट ऑफिसर जेफ स्काइल्स इस उड़ान के लिए पायलट फ्लाइंग का काम करने वाले थे। वो वही थे जो विमान को वास्तव में उड़ाने वाले थे, और रेडियो संभालने और पायलट मॉनिटरिंग का काम कैप्टन सली सलनबर्गर कर रहे थे। अब असल उड़ान पर जाने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स के बारे में। जेफरी या जेफ एक बहुत ही अनुभवी फर्स्ट ऑफिसर थे। उनके पास 15,000 घंटे से भी अधिक का अनुभव था और उन्होंने कई प्रकार के विमानों को उड़ाया था, जिनमें फॉकर 100 और बोइंग 737 शामिल थे। लेकिन उन्होंने अभी अभी एयरबस A320 उड़ाना शुरू किया था और दुर्घटना वाले दिन उनके पास केवल 37 घंटे का अनुभव था। यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस घटना के दौरान वो अपनी भूमिका को कैसे निभाते हैं, इस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला था। दूसरी बात यह है कि उस समय यूएस एयरवेज के पास एयरबस A320 के 2 प्रकार के विमान थे। एक जो पानी के ऊपर लंबी उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार होते थे और दूसरे जो नहीं होते थे। इन तैयार विमानों में सभी यात्रियों के लिए जीवन रक्षक जैकेट होती थीं और इमरजेंसी के समय काम आने वाली खास स्लाइड्स होती थीं, जो जरूरत पड़ने पर नाव का काम भी करती थीं। ये स्लाइड्स विमान के आगे और पीछे के इमरजेंसी दरवाजों से जुड़ी होती थीं। किस्मत से उस दिन भले ही उनकी पानी के ऊपर उड़ान नहीं थी, फिर भी वे एक ऐसा विमान उड़ा रहे थे जो पानी के ऊपर उड़ने के लिए तैयार था। दोपहर के 3:25 पर कैक्टस 1549 को रनवे 4 से टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिल गया। 1549 runway 4 for takeoff. कैप्टन ने फुल पावर लगाया और फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स ने विमान को हवा में उठा दिया। Cactus 1549, contact Coast Watch Connect. Good day. जब विमान लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर था, तब कैप्टन ने रेडियो पर संपर्क किया और बताया कि वे 700 फीट पर हैं और 5,000 फीट तक चढ़ रहे हैं। Cactus 1549, 700, landing 5,000. Cactus 1549, departure to contact time, maintain 15,000. Maintain 15,000, Cactus 1549. कंट्रोलर ने जवाब दिया कि उन्हें 15,000 फीट तक चढ़ने की अनुमति है, जिसे कैप्टन सली ने स्वीकार कर लिया। उड़ान के लगभग 2 मिनट बाद जब विमान 2815 फीट की ऊंचाई पर था और लाग्वार्डिया एयरपोर्ट से लगभग 8 किलोमीटर दूर था, तब कैप्टन सली ने अचानक बर्ड्स कहकर चिल्लाया। इसके तुरंत बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर धमाके की आवाजें और इंजन की शक्ति कम होने की ध्वनियां सुनी गईं। इस चेतावनी के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि विमान एक गंभीर खतरे में था। विमान कनाडा गीज नामक बड़े पक्षियों के झुंड से टकरा गया था।
एक कनाडा गीज का वजन करीब 3.5 किलो तक होता है। दोनों इंजनों ने कम से कम 2 कनाडा गीज निगल लिए थे। एक गीज इंजन के बाहरी हिस्से से टकराकर बाईपास डक्ट से बाहर निकल गया, जबकि दूसरा गीज इंजन के अंदर तक चला गया, जिससे इंजन के महत्वपूर्ण हिस्सों में काफी नुकसान हुआ। यह नुकसान इतना गंभीर था कि दोनों इंजन बंद हो गए और उन्हें फिर से चालू करना असंभव हो गया। लेकिन पायलटों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही बर्ड स्ट्राइक हुआ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने फर्स्ट ऑफिसर जेफ स्काइल्स को ओ कहते हुए रिकॉर्ड किया और कैप्टन सुली ने कहा, हमारे एक नहीं, दोनों इंजन बंद हो रहे हैं। यह बात महत्वपूर्ण थी क्योंकि जितनी जल्दी पायलटों को इस समस्या का एहसास हुआ, उतनी ही जल्दी वे स्थिति से निपटने के लिए काम कर सकते थे। अपनी किताब में कैप्टन ने उन पलों को इस तरह से वर्णित किया, कुछ ही सेकंडों में हमने एक अचानक और संतुलित रूप से थ्रस्ट खोने का अनुभव किया। यह ऐसा था जैसा मैंने कभी कॉकपिट में महसूस नहीं किया था। यह चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक था। हालांकि उस समय तक उनका लंबा करियर रहा था। उन्होंने कभी एक इंजन तक फेल होते नहीं देखा था, और यहां तो दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। जब बोइंग 737 या एयरबस A320 जैसे बड़े विमानों में टेक ऑफ के दौरान दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे विमान अचानक किसी दीवार से टकरा गया हो। विमान की गति धीमी पड़ जाती है और पायलटों को जल्द ही समझ में आ जाता है कि समस्या दोनों इंजनों में है। इस घटना में सबसे प्रभावशाली बात यह है कि सिर्फ 2 सेकंड के भीतर कैप्टन सली ने कहा, मैं APU शुरू कर रहा हूं और मेरे पास नियंत्रण है। बाद में यह साबित हुआ कि यह छोटा सा कदम उस फ्लाइट के परिणाम के लिए बहुत लाभदायक रहा। विमान की आपात स्थिति में सामान्य प्रक्रिया होती है कि कैप्टन नियंत्रण संभालता है और फर्स्ट ऑफिसर विमान की निगरानी और चेकलिस्ट का काम करता है। परंतु यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैप्टन सली ने ऑक्सिलरी पावर यूनिट को बहुत जल्दी शुरू किया, जो किसी भी चेकलिस्ट का हिस्सा नहीं था। यह उनके गहरे अनुभव का परिणाम था, क्योंकि उन्होंने जल्दी ही यह समझ लिया कि वे जमीन के बहुत करीब हैं और उनके पास बहुत कम समय है। सिर्फ 10 सेकंड बाद कैप्टन सली, जो अब विमान को नियंत्रित कर रहे थे, ने फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स से क्विक रेफरेंस चेकलिस्ट शुरू करने को कहा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे 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 संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। Cactus 15.9, turn left heading 270. This is Cactus 1539. Hit birds to lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. शुरुआत में उन्होंने लाग्वार्डिया की ओर वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे बहुत ही कम ऊंचाई पर हैं और हवाई अड्डे की तरफ उड़ना उन्हें सीधे मैनहट्टन के ऊपर ले जाएगा, जो दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। जिसका मतलब यह है कि अगर वे हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं तो जमीन पर मौजूद सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब तक की यह सभी घटनाएं केवल 12 सेकंड में हो चुकी थीं, और यह दिखाता है कि क्रू ने कितनी तेजी और कुशलता से स्थिति को समझा। कुछ ही सेकंड बाद फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स ने चेकलिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया। कम ऊंचाई पर दोनों इंजनों के फेल होने के बाद कप्तान सलेनबर्गर ने तुरंत लाग्वार्डिया हवाई अड्डे की ओर वापस मुड़ने के लिए कंट्रोलर से संपर्क किया। Cactus 1529. We can get it for you. Do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Alright, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Cactus 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey? Maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. इस दौरान सली और स्काइल्स दोनों बर्ड स्ट्राइक के परिणामों से निपट रहे थे, जबकि विमान एयरपोर्ट से दूर जा रहा था। बाद की जांच में यह पता चला कि अगर उन्होंने तुरंत खतरा महसूस करने के बाद लाग्वार्डिया की ओर मुड़ना शुरू किया होता तो वे उसी रनवे पर लैंड कर सकते थे। पायलटों को सिखाया जाता है कि जब कोई आपातकालीन स्थिति हो तो सबसे पहले विमान को सुरक्षित ऊंचाई में रखना चाहिए, फिर समस्या का समाधान देखना चाहिए और तभी कार्रवाई करनी चाहिए जब बहुत जरूरी हो। यही सली और उनकी टीम इस समय कर रही थी। कैप्टन सलेनबर्गर ने विमान को नियंत्रित रखने के लिए ग्रीन डॉट स्पीड पर उड़ने की पूरी कोशिश की
और साथ ही डुअल इंजन फेलियर चेकलिस्ट को पूरा किया। अब सली कई संभावनाओं पर विचार कर रहे थे। उन्हें यह मालूम था कि विमान ने लगभग 3000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की थी और अब वे उतरना शुरू कर चुके थे। उन्हें अपनी गति को स्थिर रखना था और वे सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। ट्रेनिंग के दौरान पायलट्स को सिखाया जाता है कि अगर आपके इंजन फेल हो गए हैं और आप टर्न करते हैं तो आप सीधा उड़ते रहने की तुलना में अधिक ऊंचाई खो देंगे। सली को यह पता था कि अगर वह लाग्वार्डिया वापस मुड़ते हैं तो वह इतनी ऊंचाई खो देंगे कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। या तो वे लाग्वार्डिया तक पहुंचते या फिर उन्हें किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में आपात लैंडिंग करनी पड़ती, जो एक भयानक स्थिति हो सकती थी। इस समय सली और जेफ स्काइल्स के सामने सबसे संभावित विकल्प टीटरबरो एयरपोर्ट था, लेकिन सली ने जल्दी ही यह समझ लिया कि टीटरबरो एयरपोर्ट लगभग 16 किलोमीटर दूर था और वहां तक पहुंचना संभव नहीं था। सली ने देखा कि टीटरबरो तक पहुंचने की कोशिश में वे काफी ऊंचाई खो देंगे और यह जोखिम भरा हो सकता था। इसलिए उन्होंने विकल्प के तौर पर हडसन नदी की ओर देखा, जो एक खुली और सुरक्षित जगह नजर आई। शुरुआत में ही जब सली और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संवाद हो रहा था, तब यह स्पष्ट हो गया कि सली अब हडसन नदी में लैंडिंग की संभावना पर विचार कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई और व्यवहारिक विकल्प नहीं था। न्यूयॉर्क जैसे घनी आबादी वाले शहर के ऊपर उड़ते हुए किसी भी गलत कदम से एक बड़ी आपदा हो सकती थी। सली ने यह फैसला बहुत तेजी से लिया कि नदी में उतरना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। इस समय कैप्टन पूरी तरह से विमान को नियंत्रित करने और लैंडिंग की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर जेफ स्काइल्स चेकलिस्ट पर काम कर रहे थे। जेफ का मुख्य काम यह था कि किसी भी तरह से एक इंजन को फिर से चालू किया जाए ताकि विमान को नियंत्रित स्थिति में लाया जा सके और शायद किसी रनवे पर उतरने का विकल्प बच सके। इंजन फेल होने के लगभग 2 मिनट बाद 3:29 पर कैप्टन ने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया और घोषणा की, प्रभाव के लिए तैयार रहे। Brace for impact. यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी, क्योंकि अब तक केबिन क्रू और यात्रियों को पूरी स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। सली की इस घोषणा ने केबिन क्रू को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया, ताकि वे यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार कर सकें और उन्हें सिर झुकाकर बैठने का निर्देश दिया। इस समय तक विमान में कुछ हद तक शांति थी, लेकिन सली की घोषणा ने सभी को यह साफ साफ संकेत दे दिया कि यह एक आपातकालीन स्थिति है और विमान जल्द ही लैंडिंग करने वाला है। केबिन क्रू को पहले ही यह अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सली की इस घोषणा से स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो गई। जैसे जैसे विमान नीचे उतर रहा था, सली ने देखा कि विमान धीरे धीरे गति खो रहा है। अब विमान में कई तरह की चेतावनियां बजने लगी। सबसे पहले इंजन फेल होने से जुड़ी चेतावनियां थीं, फिर ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की चेतावनी, क्योंकि वे न्यूयॉर्क के ऊपर से उड़ रहे थे और वहां कई और हेलीकॉप्टर और विमान भी मौजूद थे। इसके साथ ही ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम की चेतावनियां भी आनी शुरू हो गईं, जो यह बताती हैं कि विमान जमीन के बहुत करीब आ रहा है। GPWS एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है, खासकर तब जब कोई विमान पहाड़ या इमारत से टकराने की कगार पर हो। इस स्थिति में सली और स्काइल्स को इन चेतावनियों से निपटना था, जबकि वे लैंडिंग की योजना बना रहे थे। अगर उनके पास डिचिंग चेकलिस्ट होती, जो पानी पर लैंडिंग की तैयारी के लिए होती है, तो इसमें यह निर्देश होता कि GPWS सिस्टम को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस स्थिति में यह चेतावनी मददगार नहीं थी। लेकिन वे अभी भी डुअल इंजन फेलियर चेकलिस्ट का पालन कर रहे थे, जो उच्च ऊंचाई पर इंजन फेल होने की स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त थी। इस कारण GPWS की चेतावनी लगातार बजती रही और उन्हें लैंडिंग पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होने लगी। करीब 3:29 के आसपास, यानी इंजन फेल होने के लगभग 2.5 मिनट बाद, फर्स्ट ऑफिसर को यह एहसास हुआ कि वह इंजन को फिर से चालू नहीं कर पाएंगे। हालांकि वे फिर भी चेकलिस्ट के अनुसार स्विच को चालू करते रहे और सली को संकेत दिया कि उनका यह प्रयास काम नहीं कर रहा था। इस समय तक कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों को यह समझ आ गया था कि वे इंजन को दोबारा शुरू नहीं कर सकते और उन्हें बिना पावर के लैंडिंग करनी होगी।
जेफ ने सली को यह सुझाव दिया कि वे थ्रस्ट लीवर को आगे बढ़ाकर देखें कि क्या कोई इंजन प्रतिक्रिया दे सकता है। यदि इंजन थोड़ी भी पावर दे पाते तो लैंडिंग कुछ हद तक बेहतर तरीके से हो सकती थी। हालांकि सली को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि इंजन से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। अब विमान पानी के बेहद करीब आ चुका था और सली लैंडिंग के लिए विमान को उतारने की प्रक्रिया की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनकी गति बहुत कम थी। जैसे ही विमान पानी के पास आता है, सली जेफ से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? जेफ जवाब देते हैं, नहीं, मेरे पास कोई सुझाव नहीं है। यह दिखाता है कि सली ने आखिरी समय तक यह सुनिश्चित किया कि कोई महत्वपूर्ण चीज न छूट जाए। जब कैप्टन विमान को लैंड करने की कोशिश करते हैं तो धीमी गति और अल्फा फ्लोर प्रोटेक्शन के कारण विमान उतना ऊपर नहीं उठ पाता जितना वे चाहते थे। उन्होंने स्टिक को पूरी तरह पीछे खींचा, लेकिन विमान फिर भी पानी पर जोर से उतरा। विमान की पानी पर लैंडिंग की ताकत एयरबस A320 के डिजाइन से अधिक थी, जिसके कारण विमान के पिछले हिस्से में बड़ा नुकसान हुआ और बायां इंजन टूटकर अलग हो गया। हालांकि विमान धीरे धीरे रुककर पानी में स्थिर हो गया। पिछले हिस्से में हुए नुकसान के कारण पानी अंदर घुसने लगा, जिस वजह से विमान का पिछला हिस्सा डूबने लगा। सफलतापूर्वक पानी में लैंड करने के बाद पायलट्स ने एक दूसरे से कहा, यह उतना मुश्किल नहीं था जितना हमने सोचा था, लेकिन उन्हें पता था कि अब उन्हें विमान से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना होगा। क्योंकि पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसीलिए कैप्टन सली खुद उठे और फ्लाइट अटेंडेंट्स को चिल्लाकर कहा कि यात्रियों को जल्दी से बाहर निकालना शुरू करें। कैप्टन को देखकर अच्छा लगा कि अटेंडेंट्स पहले से ही इसे कर रहे थे। एयरबस A320 के डिजाइन में यह तय किया गया था कि पानी पर उतरने की स्थिति में विमान तैरता रहेगा ताकि आपातकालीन निकासों का उपयोग किया जा सके। सौभाग्य से सभी 150 यात्रियों और 5 क्रू सदस्यों के लिए डिंगियों और पंखों पर पर्याप्त जगह थी। इस घटना के बाद हमें वह दृश्य देखने को मिला जिसमें यात्री पंखों और विमान के सामने के हिस्से पर खड़े थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया, जिन्होंने कुछ ही मिनटों में नावें भेजीं। ये नावें यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहीं। हालांकि उस समय का मौसम बेहद ठंडा था और ज्यादातर यात्री भीग गए थे, जिस वजह से अगर ये नावें वहां समय पर न पहुंचती तो हादसे में मौतें भी हो सकती थीं। पानी का तापमान सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस था, जो बहुत ठंडा होता है। अधिकतर यात्री बिना चोट के विमान के पंखों पर चढ़ गए, लेकिन एक यात्री घबराहट में पानी में कूद गया और किनारे तक तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठंड की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। इस बीच नाव के कप्तान, जिन्होंने विमान को गिरते हुए देखा था, वे जल्दी से मदद के लिए पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में सभी यात्रियों को नावों की मदद से सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया। विमान जब पानी में स्थिर हो गया तो सली और जेफ केबिन में गए और यह सुनिश्चित किया कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर विमान के सामने के आपातकालीन निकास से बाहर निकले। 4 घंटे बाद यह साफ हो गया कि सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। कैप्टन सली ने बाद में इस पल को एक बड़ी और अकल्पनीय राहत के रूप में बताया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसने फ्लाइट 1549 की मदद करने की कोशिश की थी, को तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया। यह हर एयरक्राफ्ट हादसे के बाद की प्रक्रिया है। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां टीवी और इंटरनेट नहीं था और पूछताछ और जांच की गई। बाद में उसे पता चला कि विमान तबाह नहीं हुआ था। उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लगा था कि सबकी मौत हो गई होगी। विमान हडसन नदी में तैरता रहा और बाद में नदी के किनारे जाकर फंस गया। विमान को हादसे के कुछ दिनों बाद निकाला गया। यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की घटना के बाद यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना का मुख्य कारण विमान के दोनों इंजनों में कनाडाई गीज का टकराव था। ये बड़े और भारी पक्षी लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे जब उन्होंने विमान के दोनों इंजनों में टक्कर मारी। इस घटना के बाद दुनिया ने कप्तान चेस्ली सली सलनबर्गर को एक हीरो के रूप में देखा। उन्होंने बेहद मुश्किल हालात में सही फैसले लेकर हडसन नदी में सुरक्षित लैंडिंग की, जिससे सभी 155 यात्रियों की जान बच गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में एक नया मोड़ आया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जांच में यह सवाल उठने लगा कि कैप्टन सुलनबर्गर ने विमान को नजदीकी हवाई अड्डे पर उतारने का प्रयास क्यों नहीं किया।
जांचकर्ताओं ने सिम्युलेटर परीक्षण किए जिनमें कुछ पायलट्स ने पक्षियों से टकराव के बाद विमान को लाग्वार्डिया या टीटरबरो हवाई अड्डे तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया था। इससे सवाल और गंभीर हो गया कि क्या सलनबर्गर ने जल्दबाजी में नदी की तरफ जाने का फैसला लिया। यह एक बड़ा सवाल था जो सलनबर्गर की छवि को चुनौती दे रहा था। लेकिन असल कहानी यहां खत्म नहीं होती। सुलनबर्गर और कई विशेषज्ञों ने इस पर तर्क दिया कि असली हादसे में हालात सिम्युलेटर जैसी नहीं होते। जब विमान अचानक पक्षियों से टकराता है और दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तो स्टार्टल इफेक्ट यानी अचानक चौंक जाने की वजह से पायलट्स को फैसले लेने में कुछ सेकंड की देरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि असल स्थिति में चौंकना, तनाव और समय की कमी जैसे कारक होते हैं जिन्हें सिम्युलेटर में महसूस नहीं किया जा सकता। जब NTSB ने असली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 35 सेकंड की देरी को सिम्युलेटर परीक्षणों में जोड़ा तो परिणाम पूरी तरह बदल गए। इस बार कोई भी पायलट विमान को हवाई अड्डे तक सुरक्षित नहीं ले जा सका। सभी ने दुर्घटना का सामना किया। यहीं से सलनबर्गर का पक्ष मजबूत हुआ। NTSB ने अंततः माना कि हडसन नदी में लैंडिंग का सलनबर्गर का फैसला न केवल उचित था बल्कि यही वह एकमात्र तरीका था जिससे सभी की जान बच सकती थी। इस जांच ने सलनबर्गर पर उठे सवालों को समाप्त कर दिया। इस घटना में मौसम, शांत पानी और बचाव दल की निकटता जैसे कारकों ने जीवित रहने की संभावनाओं को और बढ़ा दिया। दुर्घटना के बाद विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों ने जांच की और निष्कर्ष निकाला कि बड़े पक्षियों जैसे कि कनाडाई गीज से टकराव भविष्य में गंभीर हादसों का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए कई उपायों पर विचार किया गया। एक सुझाव यह भी दिया गया कि इंजन के सामने जाल या स्क्रीन लगाए जाएं ताकि पक्षियों को रोका जा सके। हालांकि यह तकनीकी रूप से संभव नहीं हो सका क्योंकि इससे इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित होती और बर्फ जमने का खतरा भी था। न्यूयॉर्क और अन्य हवाई अड्डों पर पक्षियों के टकराव को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। इन अभियानों में कनाडाई गीज को हवाई अड्डों के आसपास से हटाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया गया, जैसे उन्हें नियंत्रित तरीके से खत्म करना। इसके तहत हजारों कनाडाई गीज और उनके अंडों को तेल लगाकर बर्बाद कर दिया गया ताकि उनके बच्चे न पैदा हो सकें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 70,000 से ज्यादा कनाडाई गीज को मारा जा चुका है और उनके घोंसले और अंडों को नष्ट कर दिया गया है। इस घटना के बाद विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए। पायलटों को अब आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशिक्षण देने की सिफारिश की गई है, जिसमें कम ऊंचाई पर दोनों इंजनों का फेल होना शामिल है। इसके अलावा आपातकालीन निकास, चेकलिस्ट और सुरक्षा उपकरणों में सुधार की आवश्यकता को भी माना गया। इस सब के चलते कप्तान सलनबर्गर और उनकी टीम को एक हीरो के रूप में देखा गया। उनकी सूझबूझ, कुशल निर्णय और टीम वर्क ने एक बड़ा हादसा टालने में मदद की। अब यह घटना हडसन पर चमत्कार के रूप में जानी जाती है। अगर यह वीडियो आपको हैरान कर गया तो आगे जो कहानी है वो आपकी सोच से भी परे है। देखिए अगले वीडियो में एक विमान हादसा जिसका सच आज भी छुपा है। सच्चाई जानने के लिए यहां क्लिक करें और मैं आपको 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।